हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गोलकुंडा के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने अहमदनगर और बीजापुर ये दोनों ही कर चुके हैं। अब हम तीसरा जो पॉइंट है गोलकुंडा, ठीक है, ये तीसरा ही लास्ट बचा हुआ है। इसके बाद हम आपका क्या कहते हैं वो मतलब ये जो विशेषताएं हैं, दक्षिणी शैली की विशेषताएं हैं, वो कंप्लीट करा देंगे और साथ साथ में आपके गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर के तीनों के ही जितने भी चित्र मिले हुए हैं वो भी आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, इसके बाद ही करा देंगे कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन से चित्र, कौन से ग्रंथ के चित्र किस में कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका बिल्कुल तीनों आपका कंपैरिजन करवा देंगे कि हाँ यहाँ से कितना किस में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब बता देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है गोलकुंडा जो तेलंगाना में है, लेकिन अब वर्तमान में इसको हैदराबाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को बता दूं, जो भी स्टूडेंट अगर किसी भी कोई भी अपना कोई फ्रेंड है या किसी का ग्रुप है तो वो अपना मतलब शेयर कर सकता है। ठीक है, तो शेयर कर दिए जल्दी से कि ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो सके, ताकि उनको भी मैटर मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर विजयनगर। विजयनगर के पतन के बाद सर्वाधिक लाभ किसको ही प्राप्त हुआ था? ये तो आप लोग जानते ही हैं कि जो हम किसकी बात कर रहे हैं, गोलकुंडा की बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक जो लाभ प्राप्त हुआ था विजयनगर के मतलब पतन के बाद, तो वो किसको लाभ प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा को हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोलकुंडा हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, गोलकुंडा। साथ साथ में नोट भी करते जाएंगे कि ताकि बाद में ये झाड़ खत्म कर दो कि बाद में भी नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का चक्कर भूल जाइए, अब बस ये है साथ साथ में बस तैयार करिए कि ताकि आपको आसानी रहे लर्न करने के लिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा टाइम दो उसको लर्न करने के लिए। आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपका कोई बेनिफिट नहीं है। साथ साथ में इसको याद करते जाइए। और यहाँ से इस बात की गारंटी है, जितना मैंने पढ़ा दिया है एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ना इंडियन से इवन ना ही आर्टिस्ट से। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट बनते हैं, जितना भी कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं पूरा ही करा देती हूँ। ठीक है, तो कोशिश करा करिए कि आप रेगुलरिटी बनाएं और साथ साथ में तैयारी भी करते जाइए। अगर बाई चांस किसी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तब भी आप तैयारी करिए। ठीक है, तो गोलकुंडा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलकुंडा के बादशाह कौन से वंश के थे? ठीक है, यानी कि जो गोलकुंडा के बादशाह थे वो कौन से वंश के थे? मुगल वंश के थे या फिर राजपूत वंश के थे या फिर ईरानी वंश के थे? कौन से वंश के थे? तो जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। आप, मैं सोच रही हूँ आपको भी टाइम दिया जाए तो सोचने का, कि आराम से टाइप करके लिखिए और ताकि आप लोग का आंसर आए। ठीक है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए क्या हो जाएगा? ईरानी वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरानी वंश, याद रखिएगा, ईरानी वंश। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। चित्रकला के क्षेत्र में गोलकुंडा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि चित्रकला के क्षेत्र में किसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है? जो यहाँ पर गोलकुंडा का। ठीक है, तो गोलकुंडा का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो चलिए आपको भी टाइम देंगे, जल्दी से सोचिए और बताइए कि किसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ बस जल्दी ही आपकी बस लाइव क्लास लगने वाली है और ताकि आप लोग का सब अरेंज कर लूँ और जल्दी से लाइव क्लास हो, तो ताकि मैं आप लोग से बातें भी कर सकूँ, है ना। फिर तो नाम लेके बोलूंगी, फिर बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या स्टूडेंट रहते हैं, क्या क्या नहीं। तब तो मैं वहां पर पूरा बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ कि कौन कौन ज्वाइन है, कौन कौन नहीं ज्वाइन होता है, कौन रात में गायब हो जाता है, वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं कोशिश करा करिए जो दिन में ज्वाइन होते हैं वो रात में भी हुआ करें। ये नहीं कि कुछ स्टूडेंट दिन वाली वीडियो देख लेते हैं, अरे इंडियन पढ़ लेंगे, वेस्टर्न वो सॉरी इंडियन आर्टिस्ट कौन पढ़ेगा, है ना। तो कोई इंडियन आर्टिस्ट में इंटरेस्ट लेता है तो कोई उसमें इंटरेस्ट लेता है, तो ऐसा ना करिए, दोनों में ही इंटरेस्ट लीजिए, दोनों साथ साथ में तैयार करिए। ठीक है, चलिए तो चित्रकला के क्षेत्र में गोलकुंडा का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? इब्राहिम कुतुब शाह। कौन हो जाएगा? यहाँ पर लिख देती हूँ, इब्राहिम कुतुब शाह। क्या हो जाएगा? इब्राहिम कुतुब शाह। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, दिख ही रहा होगा वैसे। ठीक है, ब्लॉग बना देती हूँ तो और अच्छे से दिखेगा। चलिए यहाँ से देखो, ब्लॉग बना दिया तो ये दिख रहा होगा कि ये इब्राहिम कुतुब शाह है। ठीक है, कुतुब शाह। चलिए, इब्राहिम कुतुब शाह, ये कुतुब शाह का
ये तो इतना ज्यादा इतना पूछा नहीं जाता है, कुतुब शाह का ही ये वो था, क्या कहते हैं, पुत्र। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो वास्तविक संस्थापक है तो इब्राहिम कुतुब शाह हो जाएगा। चलिए 4 नंबर बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, गोलकुंडा में किसके समय रागमाला का चित्रण हुआ है। अब यहाँ पर रागमाला की बात करते हैं तो सारे स्टूडेंट जल्दी से ये भी बताइए कि मैंने अहमदनगर का भी लिखवाया है, तो जल्दी से बताइए कि अहमदनगर में किसके टाइम में रागमाला का चित्रण हुआ था। देखते हैं आप लोग कितना पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या फिर नोट्स ही बनाते रह जाए। नोट्स बनाने का तब तक मतलब नहीं होगा। चलो चाहे तो यहाँ पर चलो लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। वैसे इतना छोटा सा लिख रही हूँ, क्या पता समझ में आएगा कि नहीं आएगा, वैसे आना चाहिए। चलो मैं बोल दे रही हूँ, कुली कुतुब शाह का पुत्र, कुतुब शाह का पुत्र। मैं बोलती जा रही हूँ, साथ साथ में देखो लिखते भी जाइए आराम से। देखो ऐसे बोल रही हूँ, इब्राहिम कुतुब शाह है जो गोलकुंडा का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, क्लियर। कुली कुतुब शाह का पुत्र है कौन, इब्राहिम कुतुब शाह। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं गोलकुंडा में किसके समय रागमाला का चित्रण हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। आप लोग को भी मैं सोच रही हूँ आंसर वो टाइम दूं, तो जल्दी से टाइम मतलब आंसर बताइए, सोचिए कौन है। तो कौन हो जाएगा, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन अंतिम कुतुब शाही राजा, अबुल हसन अंतिम कुतुब शाही राजा, कुतुब शाही राजा है ये कौन, अबुल हसन। याद रखिएगा, कुतुब शाही, कुतुब शाही, सब कुतुब शाह सब कुतुब शाही हैं। ठीक है, तो ये कुतुब शाह वंश का है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे, अबुल हसन है जो गोलकुंडा में किसके समय रागमाला का चित्रण हुआ है, तो अबुल हसन। ठीक है, याद रखिएगा किसके टाइम में, अबुल हसन। ठीक है, जो मतलब गोलकुंडा का मतलब अंतिम कुतुब शाह का जो अंतिम राजा था। ठीक है, चलिए अंतिम कुतुब शाही राजा। चलिए अब बात करते हैं गोलकुंडा शैली के पतन के। गोलकुंडा शैली के पतन से किस शैली के आकर्षण में वृद्धि हुई। अब यानी कि कह रहा है कि अभी तो आपने बात करी थी किसके, विजयनगर के पतन के पश्चात किसकी हुई थी, गोलकुंडा की। अब यहाँ पे बात कर रहा है गोलकुंडा की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो गोलकुंडा शैली के पतन से किस शैली के आकर्षण में वृद्धि हुई, यानी कि उसका सबसे ज्यादा लाभ किसे प्राप्त हुआ था, किसके आकर्षण में चरमोत्कर्ष पर आया था, यानी कि सबसे ज्यादा जो डेवलप हुई थी कौन हुआ था। किसकी बात कर रहे हैं, चित्रों की बात कर रहे हैं। गोलकुंडा शैली तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, या देखो इस टाइप से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अधिकतर चीजों को समझ के अगर पढ़ेंगे तो आप नंबर बहुत जल्दी खींच ले जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया है, बहुत लोगों ने किया है। ठीक है, तो उस पर ज्यादा फोकस मत करिए कि आप रटने वाली चीज तो बिल्कुल भी भूल जाइए। ठीक है, रटने वाली चीज जो रटने वाली चीज है वो तो रटेंगे, लेकिन कुछ चीजों को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर गोलकुंडा शैली के पतन से किस शैली के आकर्षण में वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल राजस्थानी शैली में हुई है। किसमें हुई है, राजस्थानी शैली में हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट ये भी जल्दी से बता दो कि जितना मैं समझा रही हूँ, वैसे कितना ज्यादा 5 ही पॉइंट हुए हैं, तो जल्दी से बता दो कि जितना समझा रही हूँ उतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं बोलती ही जा रही हूँ। चलिए तो अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट है, हैदराबाद के चित्रों पर किसका प्रभाव था। ठीक है, तो ये तो चीज समझ गए कि हैदराबाद की बात हो रही है, तो वर्तमान में से हैदराबाद के नाम से जानते हैं, तो ये भी पता होगा कि हैदराबाद के चित्रों पर किसका प्रभाव पड़ा था। तो जल्दी से बताइए किसका प्रभाव पड़ा था, गोलकुंडा का ही पड़ा था प्रभाव। ठीक है, याद रखिएगा गोलकुंडा का। चलिए तो ये चीज भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं गोलकुंडा के पतन के पश्चात मीर निजाम अली खां। कौन, मीर निजाम अली खां, याद रखिएगा मीर निजाम अली खां आशफ जहां द्वितीय, मतलब आशफ जहां द्वितीय के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, ने हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किसने स्वतंत्र घोषित कर दिया, मीर निजाम अली खां ने किसको घोषित कर दिया, हैदराबाद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। किसने, मीर निजाम अली खां ने। ठीक है, गोलकुंडा के पतन के बाद। ठीक है, तो यहां पर घोषित कर दिया और एक नई शैली का सूत्रपात हुआ, जिसे किसका, कौन सा, हैदराबाद शैली,
हैदराबाद की। चलो अभी हम हैदराबाद की भी बात करते हैं। ये तो आपको मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं, तो अच्छे से इसको याद करिएगा, कोशिश करिए बहुत अच्छे से एक एक चीज, इसीलिए मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट लेके जा रही हूं कि ताकि आपको बिल्कुल एकदम कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल एकदम कंफ्यूजन को दूर कर दूं कि ताकि एक एक पॉइंट आपका मुगल भी स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका, वो भी स्टार्ट करा देंगे, कल से नहीं परसों से हो जाएगा, सैटरडे से हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि सैटरडे और संडे मिला के आपकी आराम से 1 घंटे की क्लास खींचो, कम से कम अकबर तो बहुत ज्यादा बड़ा है तो पूरा अकबर कंप्लीट करा दूं, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं निजाम अली खां। निजाम अली खां जिसने हैदराबाद को जो स्वतंत्र घोषित कर दिया था, मतलब स्वतंत्र, तो यहाँ पर निजाम अली खां ने अपनी प्रशंसा में 1793 में कौन सा ग्रंथ लिखवाया एवं चित्रित भी करवाया था। तो कौन सा ऐसा ग्रंथ था? तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, सारे स्टूडेंट बताएंगे तभी सही रहेगा, जल्दी से बताइए। देखो मार्कर चल भी नहीं रहा है, ऐसा मार्कर हो गया है चलिए तो कौन सा ग्रंथ था? तुजुक ए आसिफी, तुजुक ए आसिफी, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तुजुक ए आसिफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप इतना याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है मीर निजाम का दरबारी चित्रकार। अब यहाँ पर किसका पूछ रहा है? मीर निजाम का दरबारी चित्रकार कौन है? तो जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। आप लोगों ने कितनी पढ़ाई करी है बताइए, कितनी पढ़ाई करी है, पढ़ाई करी है कि नहीं करी है? चलिए तो मीर निजाम का दरबारी जो चित्रकार है वो क्या हो जाएगा? राय वेंकटचलम, राय वेंकटचलम, चलिए राय वेंकटचलम, ये चीज याद रखना, मीर निजाम का दरबारी चित्रकार, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं दीवाने हाफिज ग्रंथ का समय क्या था, यानी कि दीवाने हाफिज है, ठीक है। दीवाने हाफिज, तुजुक ए आसिफ, ये किसके टाइम में लिखे गए हैं? गोलकुंडा के टाइम में चित्रित करवाए गए हैं, ठीक है, लिखे भी गए हैं, चित्रित भी करवाए हैं। तो दीवाने हाफिज जो ग्रंथ है उसका समय क्या हो जाएगा? 1610 से 1620, ठीक है। मतलब इतना, मतलब पूरा ही लिख देती हूँ, चलो 60-20, क्योंकि यहां से देखो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। समय नहीं पूछेगा तो ये चीज तो पूछ ही सकता है कि दीवाने हाफिज या तुजुक ए आसिफी ये किसके टाइम का जो ग्रंथ चित्रित करा गया है, ठीक है, या लिखा गया है। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि किसके टाइम में लिखा गया है या चित्रित किया गया है? गोलकुंडा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस स्थान पर कांच चित्रण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि तंजौर में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर इस स्थान पर, किस स्थान पर कांच के मतलब जो है चित्रण वो मिले हुए हैं, तो कौन सा हो जाएगा? अभी किसकी बात कर रहे थे? हैदराबाद की बात कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद के मंदिर में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, हैदराबाद के मंदिर में, ये चीज भी याद रखिएगा, हैदराबाद के मंदिर से, मंदिर से। हैदराबाद शैली चित्र जो है, ठीक है, यहाँ पर पहला देखते हैं नर्तकियां, ठीक है। तो उसका सबसे पहले सारे स्टूडेंट आंसर बताइए कि नर्तकियां कौन से संग्रहालय में हैं। जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएं, देखते हैं कितना स्टूडेंट बताते हैं, जल्दी से बताइए। हैदराबाद शैली की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब यहाँ पर ये गोलकुंडा के पतन के पश्चात यहाँ पे नई शैली का एक सूत्रपात हुआ, ठीक है, और हैदराबाद को किसने मतलब वहां पर स्वतंत्र घोषित कर दिया था? निजाम अली खां, मीर निजाम अली खां, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम, यहाँ पे हैदराबाद शैली के जो चित्र हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, किसकी? यहाँ पे जो नर्तकियां हैं, तो नर्तकियां आपको बतानी है कि कौन से संग्रहालय में है। तो आप लोग संग्रहालय भी जानते हैं, बहुत ज्यादा आसान है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, याद रखिएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। देखो मैं 2-2 3-3 बार बोल देती हूँ चलिए, बोलना पड़ता है कि किसी को शायद बोर्ड पर दिखता नहीं है, ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं बार तो इतनी इंक डाल के करती रहती हूँ कि हाँ शायद दाग दिखे, ठीक है। चलिए तो कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छा ही दिखे, ठीक है, पूरी कोशिश रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बाकी तो मैं बोलती ही हूँ, ठीक है, तो बोलती हूँ तो बोलने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो, क्या है ये? मतलब ये जो हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो ये चित्र है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एक चित्र है, इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, हजरत निजामुद्दीन औलिया एवं अमीर खुसरो, ये चित्र है। दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन, ये तो किसके चित्र हो गए? हैदराबाद के, याद रखिएगा किसके हो गए ये? हैदराबाद के हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1591 में किस शासक ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण करवाया? सब लोग जानते हैं कि चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि किस शासक ने निर्माण करवाया था, किसने 1591 में करवाया था। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए बताइए, कुछ स्टूडेंट तो शायद जानते होंगे, जो यहाँ से कुछ बताइए। कुली कुतुब शाह, यही है कुली कुतुब शाह, जिनका बेटा इब्राहिम कुतुब शाह था, लेकिन निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह। मैं ऐसे बता रही हूँ कि ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ दो क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, कुली कुतुब शाह याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर वर्तमान। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्तमान में गोलकुंडा को हैदराबाद के नाम से जानते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दिया है, जिसका प्रमुख बंदरगाह मछलीपट्टनम था। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, हैदराबाद मछलीपट्टनम और हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। बाकी तो ये चीज आपके पॉइंट क्लियर कर दिए, और आपका ये वाला भी पॉइंट क्लियर कर दिया। ज्यादा है नहीं, आप उसको मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि देखते देखते जो वॉच करता होगा उसको तो देखते देखते ही याद हो जाता होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे गोलकुंडा के जो चित्र है उसके बारे में बात करते हैं। मैना व स्त्री। ठीक है, मैना व स्त्री ये कहां पर है? चेस्टर बीट्टी संग्रहालय, डबलिन। याद रखिएगा कहां पर है? चेस्टर बीट्टी संग्रहालय, डबलिन, मैना व स्त्री। अब हम बात करते हैं दूसरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर है चांद बीबी चौगान खेलते हुए, चांद बीबी चौगान खेलते हुए, या चांद बीबी प्लेइंग पोलो। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, चांद बीबी प्लेइंग पोलो या फिर चांद बीबी चौगान खेलते हुए। ये कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। दोनों अलग अलग हैं, याद रखिए। मैना व स्त्री कहां पर है? चेस्टर बीट्टी संग्रहालय में है। चांद बीबी चौगान खेलते हुए, चांद बीबी प्लेइंग पोलो है, तो ये कहां पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय में है। रागिनी और मधु माधवी, ये भी इसका तीसरा पिक्चर है। किसका? गोलकुंडा का। तो ये जितने भी हैं इसको अच्छे से याद करिए, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला तो याद करिएगा ही, साथ साथ में उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करिए 1-2 बार लिखकर। ठीक है, मैं पहले 10 बार बोलती थी, अब 5 बार कहती हूँ, अब 2 बार, है ना। इसलिए कहती हूँ कि मतलब कुछ तो कोशिश करिए। ठीक है, एक बार देख के लिखिए, एक बार बिना देख के लिखिए, और हो सके तो आपके अंदर और कैपेसिटी है तो कम से कम एक बार और देख के लिखिए। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल रेडी रहिएगा नाइट में 10:30। ठीक है, तो 10:30 पे आपकी आर्टिस्ट की क्लास होगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम रेगुलरिटी बनाए, तभी आपका बेनिफिट होगा। ये तो मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप कोई वीडियो ऐसे छोड़ छोड़ के करेंगे तब तो फिर आपको नहीं कोई फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से आपकी बहुत सारी, देखो मैं एक एक क्वेश्चन पूरी कोशिश करती हूँ कि हर चैप्टर से आपको ये सोचो कि बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है साथ साथ में। तो कोशिश करा करिए कि ज्यादा से ज्यादा उसको मतलब देखिए और रेगुलरिटी भी बनाए। ठीक है, बाकी फिर नाइट में 10:30। ओके, और बाकी ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो आज से जुड़े हुए हैं, कम से कम शेयर करा करिए वीडियो को, कि ताकि उन लोगों तक भी पहुंचे। ठीक है, और बाकी फिर मिलते हैं 10:30। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।